हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी यूपी टेट के लिए ईवीएस और हिंदी की, तो ईवीएस का आज का जो हमारा टॉपिक है वो खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला का है, जिसमें हम खाद्य जाल के बारे में समझेंगे, खाद्य जाल के बारे में, खाद्य श्रृंखला के बारे में, पोस्टर स्तर और जो आपका क्वेश्चन बनता है लिंडमैन का 10% जो नियम है ये पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा का पिरामिड्स, जो हमारे पिरामिड्स होते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला है क्या? तो जो खाद्य श्रृंखला है ये उत्पादकों उत्पादक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। तो उत्पादक जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब क्या करते हैं, भोजन ये लोग खुद बनाते हैं। ठीक है, तो जो खाद्य श्रृंखला है ये उत्पादकों से शुरू होकर उपभोक्ताओं तक भोजन या ऊर्जा के एक दिशीय प्रवाह, मतलब एक ही दिशा में पर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अब एक ही दिशा में कैसे? तो देखिए, जैसे ये उत्पादक हो गए, ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, टर्सरी और उच्च हो गए। तो जो जो ऊर्जा प्रवाह है वो उत्पादक से जाती है प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर इससे जाती है द्वितीयक उपभोक्ता में, फिर द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता में और फिर ऊपर जाती है अपघटक में। ठीक है, तो इसका जो ऊर्जा जो एनर्जी फ्लो जो हो रही है, ऊर्जा जो प्रवाह हो रहा है, ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है। एनर्जी यहाँ से वापस नहीं लौटती, केवल ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक दिशीय कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह, मतलब किस दिशा में होता है, बहुदिशीय होता है, एक दिशीय होता है कि द्विदिशीय होता है। तो आपका जो खाद्य श्रृंखला है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, जैसे कि अभी इसमें देखिए कि इसमें बताया गया है कि जो खाद्य श्रृंखला है इसमें जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। क्यों? क्योंकि जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, ये भोजन किससे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये लोग क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो और जो खाद्य श्रृंखला ये शुरू कहाँ से होती है? उत्पादक से ही शुरू होती है। तो इसलिए जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है खाद्य श्रृंखला में वो सूर्य का प्रकाश है या सूर्य है। ठीक है, जैसे कि देखिए घास है, घास हमारा क्या है? उत्पादक है। घास क्या है? उत्पादक है। उसके बाद में ये क्या हो गया हमारा? ये उत्पादक हो गया। उत्पादक को किसने खा लिया? प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि टिड्डा है। ठीक, अब इस टिड्डे को द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएगा? मेंढक हो गया, छिपकली हो गई, ये सारे द्वितीयक उपभोक्ता में आ गए। अब जो मेंढक था द्वितीयक उपभोक्ता, उसको किसी सांप ने खा लिया। सांप क्या है? तृतीयक उपभोक्ता, और सांप को किसी बाज ने खा लिया तो वो शीर्ष पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक जो एनर्जी यहाँ पर फ्लो हो रही एक दिशा में हो रही, तो इसलिए एक दिशीय कहा कि मैंने आपको बता दिया। और ये खाद्य श्रृंखला है जो कि एक दिशा में चल रहा है। ठीक है, अब खाद्य जाल क्या है? जब कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जटिल जाल बना लेती हैं। अब कैसे कई खाद्य श्रृंखला बनेंगी? जैसे कि ये घास जो था ये प्राथमिक उपभोक्ता, अब इसको टिड्डे ने खाया और इस घास को किसी खरगोश ने भी खा लिया। ठीक है, और खरगोश के साथ साथ बकरी ने भी खा लिया, बकरी के साथ साथ हिरन ने भी खा लिया घास को। ठीक है, तो यही कहा गया। अब देखिए, इस बकरी को कोई शेर खा लेगा, इस खरगोश को किसी कुत्ते ने खा लिया, मेंढक को किसी सांप के बजाय किसी दूसरे जानवर ने खा लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो खाद्य श्रृंखला थी एक दिशा न में हो, मतलब एक दिशा में ना होकर ये कई दिशा में, और एक जाल, जटिल जाल बन रहा है। अब देखिए, ये इसको खा लिया। देखिए, अब ये केवल उत्पादक ही तो है, अब उत्पादक से कितने सारे जाल निकल रहे हैं, मतलब कितने सारे लोग इसको खाने के लिए आ रहे हैं, एक के ऊपर कई सारे आश्रित हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यही कहा गया है कि जो खाद्य श्रृंखला है जब एक से
अधिक या आपस में जुटकर ये एक जुड़कर एक जटिल जाल बना ले तो उसे कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं। जो खाद्य जाल होता है ये प्राकृतिक में अधिक यथार्थवादी मतलब अधिक बढ़िया माना जाता है खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि जो खाद्य जाल होता है इसमें जब कोई एक लुप्त प्राय हो जाता है, कोई एक जीव जंतु या पेड़ पौधे कुछ भी ऐसा हो जो उसमें लुप्त प्राय हो जाता है, तो क्या होता है कि एक दूसरे से सब लोग बंधे हुए हैं। कोई पौधा जो है या कोई जंतु है जो प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उत्पादक पर है, जो द्वितीयक है, कई सारे द्वितीयक है जो प्राथमिक पर है, मतलब कि एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। अगर कोई एक लुप्त प्राय हो गया या कोई खत्म हो गया तो जो खाद्य जाल या खाद्य जाल है वो क्या होगी, वो बंद नहीं होगी। कई सारे हैं तो दूसरे पर वो दूसरे को वो खाने लगेंगे। तो यही इसीलिए कहा गया है कि जो खाद्य जाल है ये प्रकृति के लिए अधिक यथार्थवादी है। ठीक है? आई बात समझ में? क्यों है? क्यों सबसे बढ़िया है ये? मतलब खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा खाद्य जाल अधिक बढ़िया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला थी एक सीधी एक रेखीय थी, जो ऊर्जा का प्रवाह एक रेखीय था। लेकिन जो खाद्य जाल है इसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय कई दिशाओं में जा रहा है। मान लीजिए कि ये जो एक है, ठीक है, ये एक खत्म हो गया, ठीक है, ये एक तरफ से ऊर्जा का प्रवाह मान लीजिए खत्म हो गया तो बाकी सारे तो हमारे बच ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक खत्म हो गया, लुप्त हो गया, लेकिन अभी इतने सारे तो जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है ये तो बच ही रहा है ना। तो दूसरी तरफ से हम एनर्जी ले लेंगे, तो इसीलिए इसको बढ़िया माना जाता है प्राकृतिक में। ठीक है, खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा। अब थोड़ी सी मुख्य बातें कर लेते हैं हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। तो सबसे पहले हम खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा तो हमने देख ही ली थी कि जो खाद्य श्रृंखला है ये उत्पादक से शुरू होकर उपभोक्ता तक जाती है और इनके बीच में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और ऊर्जा का प्रवाह इनमें रेखिक या एक दिशीय होता है। रेखिक भी वो बोल सकते हैं आप और एक दिशीय भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक। फिर इसमें कहा गया है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है पारिस्थितिक तंत्र में वो क्या है, सूर्य का प्रकाश है। पोषण स्तर क्या है, तो जो पोषण स्तर है ऊर्जा का, जब देखिए जैसे उपभोक्ता से एनर्जी जब उत्पादक से एनर्जी जब किस में जा रही है, प्राथमिक उपभोक्ता में जा रही है। जो उत्पादक है इससे एनर्जी किस में गई, प्राथमिक उपभोक्ता में गई। तो एक स्तर बन गया ना, तो इसे ही क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। जो पोषक तत्व है एक स्तर से दूसरे में जा रहा है इसे क्या कहते हैं, पोषक स्तर, मतलब पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो इस जो ट्रॉफिक लेवल है ये कितनी हो सकती है, अधिकतम 5 पोषण स्तर हो सकते हैं। शुरू कहाँ से होता है पोषण स्तर, तो उत्पादक से शुरू होता है और अपघटक तक जाता है। जो पोषण स्तर है कहाँ से शुरू होता है, तो ये उत्पादक से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो उत्पादक है ये प्राथमिक पोषण स्तर है। जो उत्पादक हमारा क्या है, प्राथमिक पोषण स्तर है। और जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये क्या है, ये हमारा द्वितीयक पोषण स्तर के अंतर्गत आएगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका 2021 में बना था कि निम्नलिखित में से जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये किस पोषण स्तर के अंतर्गत आएगा, तो ये द्वितीयक पोषण स्तर के अंतर्गत आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो पोषण स्तर है कहाँ से शुरू होता है, तो ये उत्पादक से शुरू होता है और अपघटक तक चलता है। और अधिकतम पोषण स्तर 5 हो सकते हैं। ठीक, उत्पादक, तो पोषण स्तर कहाँ से शुरू होता है, उत्पादक से शुरू होता है। उत्पादक प्रोड्यूसर जिसे बोलते हैं। तो हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। और इस पोषण स्तर कौन सा है, तो प्रथम पोषण स्तर है। ठीक है, यह प्राथमिक। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता है मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो ये शाकाहारी जीव होते हैं जो मुख्य रूप से किस पर निर्भर होते हैं, उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि भेड़ हो गया, बकरी, हिरन, टिड्डा और गाय भैंस, ये सब क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे जो कि शाकाहारी होते हैं। और पोषण स्तर कौन सा है, तो द्वितीय पोषण स्तर है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता है, जिसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, तो ये मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे मेंढक, लोमड़ी, मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं या उनका उपभोग करते हैं, वो द्वितीयक में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, शाकाहारी जीवों को खाते हैं। अब ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है, इसका पोषण स्तर कौन सा है, तो तृतीय पोषण स्तर, मतलब तीसरा पोषण स्तर है द्वितीयक उपभोक्ता का। और तृतीयक उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता, तो जो शीर्ष मांसाहारी होते हैं, जैसे सांप, बाज, शेर, ये सब तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। ये पोषण स्तर इनका कौन सा है, तो चतुर्थ पोषण स्तर हो जाएगा। अब हम अपघटक की बात कर लेते हैं। तो अपघटक कौन से होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो जो अपघटक होते हैं, जैसे कोई पौधा या कोई जीव जंतु मर गया है, तो कुछ टाइम बाद जब आप जाके देखेंगे तो वो क्या होता है, खत्म हो जाता है वहाँ से। तो जो पोषक तत्व होते हैं उसके अंदर, वो क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे या जीव जंतु मर जाते हैं, उनको कवक बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको पोषक तत्वों में मिला देते हैं। जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उसी में इसको मिला देते हैं। ठीक है, मतलब डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं। तो यही होते हैं हमारे अपघटक, डिकम्पोजर्स होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बना था, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है। ठीक है, अपघटक करता है, अपघटन करता है। तो डिकम्पोजर्स हैं, तो उसमें बैक्टीरिया, कवक और वायरस दिया गया था। लेकिन जो वायरस है ये क्या है हमारा, ये नोट करके आप लिख लें कि वायरस डिकम्पोजर्स नहीं है। वायरस जो है ये डिकम्पोजर नहीं है। ठीक है, कवक, बैक्टीरिया ये तो है हमारे डिकम्पोजर, जिसे बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं और वायरस को विषाणु बोलते हैं। ठीक है, तो जो वायरस है ये हमारा डिकम्पोजर नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर आता है हमारा ऊर्जा प्रवाह। तो ऊर्जा प्रवाह में क्या देखा था, हम आपको बताए थे कि जो ऊर्जा प्रवाह है ये खाद्य श्रृंखला में एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में चलता है। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है खाद्य श्रृंखला में, तो एक दिशीय होता है। मैंने आपको पहले ये चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद में कहा गया है इसमें कि प्रत्येक स्तर पर केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर स्थानांतरित होती है, बाकी गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती हैं। तो ये हम लिंडमैन के नियम में समझेंगे। अभी इतना आप समझ लें कि ऊर्जा का जो प्रवाह है ये खाद्य श्रृंखला में 100% होता है। सॉरी, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और प्रत्येक स्तर पर केवल 10% एनर्जी ही पहुंच पाती, बाकी 90% एनर्जी नष्ट हो जाती है। ठीक, अब हम खाद्य जाल के बारे में समझ लेते हैं, जिसे फूड वेब कहा जाता है। तो खाद्य जाल किसे कहते हैं, जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को परस्पर परस्पर क्या किया जाए, जब विभिन्न खाद्य श्रृंखला जो होती है, मतलब कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल, जटिल जाल बनाए, तो उसे ही हम खाद्य श्रृंखला, सॉरी, खाद्य जाल कहते हैं। और ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है। इसकी विशेषता यह है कि यह दर्शाता है कि कैसे एक जीव कई प्रकार के जीवों को खा सकता है। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण का अधिक यथार्थवादी तरीका है। क्यों, क्योंकि यदि एक प्रजाति विलुप्त होती है तो दूसरी श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह बना रहता है। मैंने ये चीज़ें भी आपको पहले ही समझा दी। अब हम पढ़ लेते हैं लिंडमैन का 10% का नियम। यह 10% का नियम भी आ सकता है। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा भी जा चुका है। तो जो लिंडमैन का 10% का नियम है ये है क्या, तो ये जो लिंडमैन थे इन्होंने बताया था कि जो ऊर्जा है या ऊर्जा का जो प्रवाह है वो प्रत्येक स्तर पर केवल एक स्तर से दूसरे स्तर जाने में क्या होती है कि जो ऊर्जा है या एनर्जी वो 90% नष्ट हो जाती है, केवल 10% ही पहुंच पाती है। जैसे कि उत्पादक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रहा उत्पादक। ठीक है, तो उत्पादक ने यहाँ पर एनर्जी मान लीजिए 10,000 किलो कैलोरी इन्होंने बनाई। तो जब इसकी एनर्जी जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता में तो ये केवल 10,000 की 10% ही जाएगी, मतलब 1,000 एनर्जी यहाँ पर गई।
फिर 1000 का 10% आएगा। मतलब कि ये लिंडमैन का नियम ये बताता है आपको कि जब आप एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाएँगे या एनर्जी पहुँचती है तो उसको उसके मतलब जो एनर्जी उसके अंदर होती है उसमें से केवल 10% एनर्जी ही अगले स्तर पर जाती है। बाकी जो 90% एनर्जी होती है वो नष्ट हो जाती है। यही कहा गया है लिंडमैन के नियम में। अब हम पिरामिड की बात कर लेते हैं। तो जो पारिस्थितिक पिरामिड, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। पारिस्थितिक पिरामिड, अब जो पारिस्थितिक पिरामिड है इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो चार्ल्स एल्टन ने दी थी। कब दी थी? तो 1927 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका कि पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई। कब दी गई? तो 1927 में दी गई। तो चार्ल्स एल्टन जो थे इन्होंने 3 प्रकार के पिरामिड्स बताए हैं। कौन कौन से? एक है ऊर्जा का पिरामिड, एक है संख्या का पिरामिड और जैवभार का पिरामिड। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऊर्जा की पिरामिड के बारे में। तो जो ऊर्जा का पिरामिड है ये किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तर मतलब जो ट्रॉफिक लेवल है उस पर ऊर्जा का प्रवाह जो है उसको दर्शाता है। जो ऊर्जा का पिरामिड है ये क्या करता है? जो ट्रॉपिक लेवल मैंने आपको बताया उसमें ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। और जो ऊर्जा का पिरामिड है ये हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या है? तो ऊर्जा का पिरामिड जो है ये क्या दर्शाता है? जो हमारे ट्रॉपिक लेवल है उसमें ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। और ऊर्जा का पिरामिड चाहे स्थल में बन रहा हो चाहे जल में बन रहा हो, दोनों ही जगह हमेशा सीधा होता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। और यहाँ से जो किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से केवल यही बनता है कि कहाँ पर सीधा बनेगा और कहाँ पर उल्टा बनता है। जैसे जो पिरामिड्स हैं हमारे पारिस्थितिक पिरामिड्स हैं ये 2 जगहों पर बनते हैं, एक स्थल पे बनता है और एक जल में बनता है। तो जो ऊर्जा का पिरामिड है ये हमेशा मतलब चाहे वो जल में बन रहा हो चाहे स्थल में हमेशा ही सीधा रहेगा। ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन केवल सीधा उल्टा से ही पूछा जाता है यहाँ से आपका। और या तो फिर जो चार्ल्स एल्टन है जिसकी अवधारणा इन्होंने दी है पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा दी है ये पूछा जाता है। ठीक है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है। अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं इसके बारे में। इसमें कहा गया है कि ये पिरामिड सदैव सीधा होता है। क्यों सीधा होता है? क्योंकि उत्पादकों से शीर्ष उपभोक्ताओं तक ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और प्रत्येक चरण पर ऊर्जा की मात्रा घटती है। ठीक है। अब जो ऊर्जा का पिरामिड है इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो ये सीधा आकार मीन्स मैंने आपको अभी बताया कि ये सीधा होता है मतलब कि नीचे से चौड़ा और ऊपर जैसे जैसे जाएगा सकरा होता जाएगा। ठीक है। फिर कहा गया 10% का नियम जो कि लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो प्रत्येक स्तर पर केवल 10% एनर्जी पहुंच पाती है, बाकी 90% एनर्जी नष्ट हो जाती है। एक दिशीय प्रवाह ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो ऊर्जा केवल उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जाती है, कभी वापस नहीं लौटती, इसलिए इसे एक दिशीय कहा गया है। फिर कहा गया पारिस्थितिक संरचना इसकी कैसी है? तो इसमें उत्पादक मतलब कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं आधार पर होते हैं। मतलब आधार मीन्स नीचे। जैसे देखिए आप लोग तो उत्पादक यहीं तो आते हैं नीचे ही, तो ये इसे आधार माना गया है कि ये क्या है? आधार है उत्पादक। ठीक है। उसके बाद शाकाहारी और अंत में मांसाहारी जीव आते हैं जो एक सीधा पिरामिड बनाते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जलीय पारितंत्र की। ठीक है। तो यहाँ पर जो जलीय पारितंत्र है यहाँ जहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? तो ये समुद्री सतहों पर पाए जाते हैं और जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं उसको खाना बहुत पसंद करते हैं। जो नील हरित शैवाल होते हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। और ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर घटता जाता है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स और नीलहरित शैवाल बहुत सारी होती हैं। इसके बाद में छोटी छोटी मछलियाँ आएंगी। फिर उसके बाद में जो कि उसके बाद में जो सबसे छोटी है उससे थोड़ी सी बड़ी आ जाएंगी, तो सबसे छोटी से वो उनकी संख्या थोड़ी कम होगी। उसके बाद में सबसे बड़ी आ जाएंगी जो कि संख्या में सबसे कम होगी। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जो ऊर्जा है
ऊर्जा प्रवाह में जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है ये भी यहाँ पर भी क्या होता है, सीधा बनता है। ठीक है, निष्कर्ष चाहे पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय हो या जलीय हो, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अब इतना सारा आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं, केवल आप ये याद रखें कि जो ऊर्जा का पिरामिड है वो चाहे जल में बने चाहे स्थल में बने, हमेशा सीधा ही रहेगा। ठीक है, संख्या का पिरामिड, तो जो संख्या का पिरामिड है यह संख्या के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो संख्या का पिरामिड जो होता है स्थलीय में सीधा होगा। जैसे किसी मैदान का हम देखें संख्या का पिरामिड, तो वहाँ पर देखिए मैदान में जो हरी हरी घासें होती हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, तो उनकी संख्या ज़्यादा होती है, जबकि जो कीड़े मकोड़े या टिड्डे वगैरह होते हैं उनकी संख्या कम होती है। तो इसलिए कहा गया है कि जो संख्या का पिरामिड है ये किसी स्थल या मैदान में क्या होगा, स्थलीय जो पिरामिड है, जैसे अगर मैदान का हम देखें तो वहाँ पर सीधा होगा। लेकिन अगर वहीं पर किसी एक वृक्ष की बात की जा रही हो कि जो संख्या का पिरामिड है उसमें एक वृक्ष का पिरामिड होगा वो कैसा होगा, तो एक वृक्ष का अगर हम पिरामिड की बात करें तो वो उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि एक वृक्ष है जो कि उत्पादक है। ठीक है, संख्या एक है लेकिन उस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो छोटे छोटे जीव जंतु रह रहे हैं उस पे, कीड़े मकोड़े, तो उनकी संख्या पौधे से ज़्यादा है। उसी प्रकार जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बढ़ता चला जाएगा। तो अगर वृक्ष की बात की जाएगी आपसे तो वो उल्टा होता है, अगर मैदान की बात की जाएगी तो वो सीधा होता है। ठीक है, अब संख्या के पिरामिड में हम जलीय पिरामिड की बात करते हैं, तो जो जलीय पिरामिड होता है वो सीधा होता है। ठीक है, संख्या के पिरामिड में। अब हम बात कर लेते हैं जैवभार का पिरामिड। तो जो जैवभार का पिरामिड है ये स्थलीय सीधा होगा, जो स्थल पे बनेगा जैवभार का पिरामिड वो सीधा होगा, और जो जल में बनेगा ये उल्टा होगा। तो इतनी चीज़ें आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा वो कल हम देखेंगे, और हिंदी का जो टॉपिक है वो है वचन का। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बता दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।